हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर के रिगार्डिंग बेस्ट 40 क्वेश्चंस। जैसे कि हर एक सेशन में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेवल वही है क्वेश्चंस का जो कि एग्जाम में रहता है, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि यहां पर सिलेबस हमें पता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से ही बनेंगे। बस आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बढ़िया लेवल से कवर करना है, फिर प्रैक्टिस करने हैं उनके क्वेश्चंस को। पूरा कंप्लीट कोर्स कैसे करें, टॉपिक वाइज कैसे कवर करें, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कैसे कवर करें, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे कवर करें। क्या कोई बुक है जिसकी मदद से ये कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर आपको जो सिलेबस कवर करना है वो इस पैटर्न पर करना है, और ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें ये सारा का सारा सिलेबस कवर हो, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि एक लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी कुछ पढ़ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स विद कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ। फुल कंप्यूटर कोर्स 111 वीडियोस, 120 प्लस घंटे का कंप्लीट कोर्स। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही भी दिया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 जो कि एमएस ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन भी है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन है। इसमें जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की जो कुंजी है वो क्या है? कंट्रोल डी। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ डी करते हैं, फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके बाद हम फॉन्ट के कलर, फॉन्ट के फेस, फॉन्ट के स्टाइल, इन सब को चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो एक्सप्रेसेस द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है? बूलियन अलजेब्रा का, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में हम लोग ने पढ़े हैं कई तरीके के लॉज, कई तरीके के बूलियन के नियम। वहीं से एक नियम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। नीचे दिए गए उदाहरण में से कौन सा उदाहरण गुणन के क्रम विनिमय नियम को व्यक्त करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, या a मल्टीप्लाई b बराबर है b मल्टीप्लाई ए के। इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, a डॉट बी बराबर है b डॉट ए के। सर पहला वाला भी तो है, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था? मल्टीप्लीकेशन वाला। तो मल्टीप्लाई का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। अब कम्यूटेटिव लॉ हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। एडिशन वाला मींस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मल्टीप्लिकेशन मींस a डॉट बी बराबर b डॉट ए, या a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई ए के। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अ के मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ डैश डायग्राम ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर। के मैप, जिसको कर्नॉफ मैप भी बोला जाता है, कह रहा है कर्नॉफ मैप डैश आरेख का एक अमूर्त रूप है जो वर्गों के मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जब भी हम के मैप की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स की, जहां पर हम 0 के पेयर बनाते हैं, 1 के पेयर बनाते हैं, और उसी को ही बोलते हैं क्या? के मैप। के मैप किस तरीके का है? वेन डायग्राम के फॉर्मेट का। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज वेन डायग्राम। के मैप में हम लोग क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं, 2-2 के पेयर, 4-4 के पेयर,
इस तरीके के अलग अलग पेयर्स बनाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। आपको दिख भी रहा होगा कि पेयर बनाने के बाद ये किस तरीके के हो गए हैं, वेन डायग्राम का फॉर्म एक्वायर कर लिया है। तो के मैप को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर है वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द NAND गेट आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर। यदि दो इनपुट हैं तो NAND गेट आउटपुट कम होगा। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, हम जानते हैं कि हमारे NAND गेट और NOR गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट, जिसमें NAND गेट की बात की जा रही है कि आउटपुट विल बी लो। लो का मतलब होता है जीरो। NAND गेट में आउटपुट जीरो कब होगा, जब इनपुट क्या होंगे उसके, इनपुट अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या होता है NAND में जीरो। तो इसका मतलब कि इसके इनपुट क्या बनेंगे, ए और बी में 1 और 1, 1 और 1 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी राइट वन। बोलो, यानी जब हम NAND गेट की बात करते हैं तो 1 और 1, यानी अगर ए में भी 1 है और बी में भी 1 है तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, जीरो। बाकी हर एक केस में इसका आंसर क्या होगा, 1, है ना, आप देख सकते हैं। तो यही कह रहा था, द NAND गेट आउटपुट विल बी लो। लो का मतलब जीरो, कब, इफ द टू इनपुट्स आर, जब दो इनपुट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, तभी इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, लो होगा। नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त सर्किट को क्या कहा जाता है। हम जानते हैं बिट का मतलब होता है 0 1, और 0 और 1 जहां पर स्टोर होता है दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। एक 0 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप के कई सारे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर, जो कि एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट, द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल इज। कह रहा है बाइनरी डेटा को दशमलव में परिवर्तित करने वाला जो सर्किट होता है उसे क्या बोलते हैं, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीकोडर या कोड कन्वर्टर। हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझता है। तो ऐसा सर्किट जो कि बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करे किसमें, डेसिमल में, उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोड कन्वर्टर। यानी 4th इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड कोड कन्वर्टर। तो कोड कन्वर्टर की मदद से हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा को डेसिमल फॉर्मेट में। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा सेज दैट। बूलियन बीजगणित में अवशोषण नियम ऐसा कहता है क्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, वैसे ही बूलियन अलजेब्रा में एब्जॉर्प्शन लॉ भी होता है। और अगर आपने ये लॉस पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि ए को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या किसी के साथ भी प्लस किया जाता है तो आउटपुट हमेशा ए आएगा। यानी ए डॉट ए प्लस बी बराबर किसके होगा, ए के, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसने बाकी का जो हिस्सा है वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ इसमें से कौन सा होगा, ए डॉट ए प्लस बी बराबर किसके है, ए के। या कितने नियम होते हैं एब्जॉर्प्शन के, 2 नियम, एक मल्टीप्लाई के और एक प्लस के। ए डॉट ए प्लस बी बराबर है ए के, ये बात भी सही है, और ए प्लस ए डॉट बी बराबर है किसके, ए के। तो ए को अगर किसी भी चीज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे या ए को किसी के साथ में भी प्लस करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, और बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोख लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या ये बात समझ में आई। अब सर बाकी वाले क्या हैं, जो पहला नियम है ए बी बराबर बी ए, वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ए डॉट ए बार बराबर 0, ये कौन सा नियम है, इनवर्स लॉ, कि ए डॉट ए बार या ए इनवर्स
किसके बराबर होता है, जीरो के, दैट इज कॉल्ड इनवर्स लॉ। ए डॉट ए, अगर उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए आता है। ये क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो पहला वाला हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा हो गया इनवर्स लॉ, तीसरा वाला हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ, और फोर्थ वाला जो दिया हुआ था ये क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। वेरी गुड। नेक्स्ट, एफ बराबर ए डॉट बी वेयर डॉट इंप्लाइज डैश ऑपरेशन। बताइएगा, कह रहा है जहां पर एफ बराबर ए डॉट बी है वहां पर जो डॉट का तात्पर्य है वो क्या है। हम जानते हैं जब भी हम लोग लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो वहां पर डॉट का मतलब होता है एंड गेट। एंड गेट को किससे दर्शाया जाता है, डॉट से। तो करेक्ट आंसर इज एंड। जैसे ए डॉट बी, इसका जो गेट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, ऐसे ए बी एंड गेट, ये ए डॉट बी। जबकि जो प्लस का सिंबल होता है ये क्या इंडिकेट करता है, और को। ए प्लस बी का मतलब ए यहां पर क्या हो जाएगा, और बी। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि और को कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से, जबकि एंड को कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड को, और प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज और को। बस ये बात हमें यहां पर याद रखनी है, जो आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाज ओरिजिनली रिलीज्ड इन 1984, इज अ फाइल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम, comes with an object oriented programming environment। कह रहा है ऐसा कौन सा मूल रूप 1984 में जारी किया गया एक फाइल आधारित डेटाबेस प्रणाली है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। डेवलप किसने किया है 1984 में, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या नाम है इसका, ओरेकल जी नहीं, माई एसक्यूएल बिल्कुल नहीं, फॉक्स प्रो जी हां, द करेक्ट आंसर इज फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो की अगर बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है, विजुअल फॉक्स प्रो के नाम से जानते हैं। किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। 1984 में रिलीज हुआ, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। आज के समय पर भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट में, या आरडीबीएमएस के रूप में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फॉर्म में। नेक्स्ट, ऑन अ के मैप ग्रुपिंग द जीरो प्रोड्यूसेस। कह रहा है कर्नॉफ मैप की जब बात करते हैं तो जीरो को समूहित करने पर क्या प्राप्त होता है, पीओएस एक्सप्रेशन, एसओपी एक्सप्रेशन, एंड और लॉजिक, नैंड नॉर लॉजिक। क्या होगा करेक्ट आंसर। एक बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि के मैप में जब हम जीरो के पेयर बनाते हैं तो जीरो का मतलब क्या होता है, पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। जब हम वन के पेयर बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इस चीज को याद रखिएगा कि के मैप में जब भी हम जीरो को डील करते हैं, जीरो के पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर, 4 के पेयर, 8 के पेयर, 16 के पेयर, तो इसका मतलब कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, पीओएस पर, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम पर, है ना। ऐसे ही तो करते हैं पेयर बनाने के लिए। के मैप में 0 0 का बन गया, फिर वेन डायग्राम की मदद से 0 0 ये बना, फिर ये वाले 0 0 बने, ये वाले बने, ये वाले बने। इस तरीके से जब भी हम लोग जीरो के पेयर बनाते हैं इसका मतलब पीओएस है। और अगर इसकी जगह पर 1 के पेयर बनाने लगे तो इसका मतलब कि हम किस पर वर्क कर रहे हैं, एसओपी पर, सम ऑफ प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल फॉर n इनपुट वेरिएबल्स, व्हाट विल बी द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। सत्य तालिका क्या है, n इनपुट वेरिएबल्स के लिए संभावित इनपुट संयोजन क्या होंगे, 2 की पावर n होंगी। हम जानते हैं ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n, यानी अगर 2 होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, 2 की पावर n, है ना। n का मतलब n इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 2 टू दी पावर n combinations are possible. Next, OLX is an example of dash e-commerce segment. OLX का यूज हम लोग किस सेगमेंट में करते हैं, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो OLX डैश ई कॉमर्स सेगमेंट का एक उदाहरण है B2B, B2C, C2B और C2C।
ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में भी देखा था हम लोगों ने। आंसर क्या था? कस्टमर टू कस्टमर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ OLX। लेकिन क्या सिर्फ OLX ही ऐसी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जो C2C पर काम कर रही है? जी नहीं। OLX के साथ साथ ओला, eBay, उबर, OLX.in ये भी तो आपकी C2C ही हैं, कस्टमर टू कस्टमर हैं। जैसे OLX पर हम क्या करते हैं? सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं, लेकिन वो सामान बेच कौन रहा होता है? कस्टमर, एक दूसरे कस्टमर को। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप या ई कॉमर्स। नेक्स्ट, डैश इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। डैश ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज EDI। ई कॉमर्स का जो पहले का नाम है, पहले ई कॉमर्स को किस नाम से जानते थे? EDI के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के रूप में, और बाद में इसको क्या कहा गया? ई कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्लियर है? वेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? ई कॉमर्स का ये भी एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड SCM, यानी कैसे गुड्स को सप्लाई करे कस्टमर तक और सप्लाई करने में कौन सी चेन फॉलो की जाती है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, इन सब में कैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? हमने आपको नेटवर्किंग में पढ़ाया था कि जब भी अलग प्रोटोकॉल्स की बात हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट नेटवर्क, तो आंसर क्या बनेगा? गेटवे बनेगा, क्योंकि अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? गेटवे का। सो द करेक्ट आंसर इज गेटवे। जबकि सिमिलर नेटवर्क की बात की जाए, सिमिलर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, तो आंसर क्या होगा? हब होगा या रिपीटर होगा? सॉरी, इस केस में आंसर या तो हब होगा या तो राउटर होगा, है ना। आप याद रखिएगा, ब्रिज भी हो सकता है। अगर सिमिलर तरीके के नेटवर्क्स होंगे तो वहां पर ब्रिज का भी यूज हो सकता है, हब का यूज भी हो सकता है, राउटर का यूज भी हो सकता है। ये तो सिमिलर के केस में है। लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात करें, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो आंसर सिर्फ एक होगा, दैट इज कॉल्ड गेटवे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। IP पते के संस्करण 6 में कुल कितनी बिट होती हैं? हम जानते हैं IP एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का होता है, वहीं IPv6 128 बिट का, 128 बिट का। IPv4 जहां पे डेसिमल नंबर का होता है, वहीं IPv6 एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस में आंसर क्या बनेगा? 128 बिट। क्लियर है? जहां पर 48 बिट, 16 बिट और 64 बिट्स में ये आपका डिवाइडेड होता है नेटवर्क पार्ट, सबनेट आईडी और क्लाइंट आईडी के रूप में। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस। IP एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? IP एड्रेस को असाइन करने के लिए कोई एक शाखा है, कोई एक अथॉरिटी है जो IP एड्रेस को असाइन करती है कि ये लो IP एड्रेस तुम्हें असाइन कर दिया गया। तो IP एड्रेस असाइन किसके द्वारा किया जाता है? ISO, DARPA, IANA या माइक्रोसॉफ्ट? द करेक्ट आंसर इज IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये असाइन करती है IP एड्रेस को। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, IANA। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस व्हेन MAC एड्रेस इज नोन। जब MAC एड्रेस ज्ञात हो तो IP एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस। अगर कभी भी IP एड्रेस को फाइंड करने की बात की जाए और MAC एड्रेस गिवन हो तो करेक्ट आंसर क्या होगा? RARP यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन। मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जब आईपी एड्रेस पता हो? तो आंसर हो जाएगा ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और जब मैक आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात की जाए तो RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क। पूरी तरह से कनेक्ट मैश नेटवर्क में 12 डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कुल कितने लिंक की आवश्यकता है? हम जानते हैं मैश नेटवर्क के केस में कुल कितनी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। ये कैसे पता चलेगा? n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n को n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, जहां n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड। कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं? 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12-1 यानी 11 और डिवाइडेड बाई 2। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 132, 132 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब आंसर क्या हो गया? 66। दैट इज द करेक्ट वन। तो कुल कितने लिंक एस्टैब्लिश किए गए, इसका कैसे पता लगाएंगे? टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इतने डिवाइसेस, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब क्या है? कितनी कनेक्शन, कितनी डिवाइसेस थी? 12। 12 ब्रैकेट में 12-1, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 132 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 66। आसान है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर हम बात करें रिमोट टर्मिनल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? हम यहां बैठ के क्या आपके कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं? जी हां, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी प्रोटोकॉल्स, जैसे ME एडमिन के द्वारा, टीम व्यूअर के द्वारा हम आपके सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? टर्मिनल। और इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? टेलनेट प्रोटोकॉल। यानी यहां पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो कौन सी है? टेलनेट है। तो आंसर क्या हो गया? टेलनेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीटाइप नेटवर्किंग। टेल का मतलब टेलीटाइप और नेट का मतलब नेटवर्किंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल? द आंसर इज टेलनेट। RARP के बारे में अभी हम लोग ने देखा ही था। UDP क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। IP और UDP ये दोनों प्रोटोकॉल्स कैसी हैं? कनेक्शन लेस। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज किया जाता है फाइल को अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए, दैट इज वाया FTP। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। मैक एड्रेस किसका उदाहरण है? ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिजिकल लेयर? हम जानते हैं मैक एड्रेस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? डेटा लिंक लेयर में। और डेटा लिंक लेयर कौन से नंबर की लेयर है? दूसरे नंबर की लेयर। तो OSI मॉडल में जो सेकंड नंबर की लेयर है दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। तो आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड इज द राइट वन। मैक एड्रेस की बात करें, हम जानते हैं अगर IP एड्रेस दिया होता तो आंसर क्या होता? नेटवर्क लेयर। और मैक एड्रेस दिया है तो आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर, है ना। ये दो बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस। क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति को क्या कहते हैं या इस स्थिति का क्या अर्थ है? फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 1 के। फ्रंट मतलब आगे वाला हिस्सा, रियर मतलब पीछे वाला हिस्सा। अगर फ्रंट 0 है और रियर 1 है, इसका मतलब क्यू में क्या कंडीशन है? क्या क्यू खाली है, एम्प्टी है? क्या 1 एलिमेंट है क्यू के अंदर? क्या क्यू के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं? क्या 3 एलिमेंट्स हैं? क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कि अगर फ्रंट 0 है और रियर 1 है, शुरुआत किससे होती है? -1 से। -1 का मतलब अगर फ्रंट बराबर -1 है और रियर बराबर -1 है, इसका मतलब क्यू हमारी खाली है। अगर फ्रंट 0 है, इसका मतलब क्यू में 1 है। और अगर रियर बराबर 1 है तो इसका मतलब 0 के बाद 1 आ गया, यानी 1 के बाद एक और एलिमेंट है, दैट इज 2। तो फ्रंट बराबर 0 है और रियर बराबर 1 है, इसका मतलब क्यू के अंदर
दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, टू एलिमेंट्स इन अ क्यू, यानी थर्ड इज द राइट वन। एक बार देखो, फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 1। 0 में एक एलिमेंट है और रियर क्या है, आगे वाला, जो कि 1 है आपका। आर रियर मतलब आगे का, मतलब कि आपका बैक वाला पोर्शन है ना, जिसमें एक है एलिमेंट। तो इसका मतलब कि यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, दैट इज 2। 2 एलिमेंट्स इन अ क्यू। लेकिन अगर -1 होता कि फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1, तो इसका मतलब कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू खाली है। नेक्स्ट, इन दिस क्यू लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। इस कतार में कतार का अंतिम तत्व पहले तत्व से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसी क्यू जिसका आखिरी वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब एक लूप चल रही है, जो लास्ट वाले को पहले वाले से जोड़ रही है और पहले वाले को लास्ट वाले से, लास्ट वाले को फिर पहले वाले से। तो इस तरीके का जो लूप चल रहा है, इसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्यू और लीनियर क्यू? जी नहीं। सर्कुलर क्यू? जी हां, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर क्यू, जिसमें ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई एंड है, क्योंकि दोनों सिरे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश पॉइंटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। कतार की शुरुआत और अंत को इंगित करने के लिए डैश और डैश पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। एंड और स्टार्ट, फ्रंट और रियर, रियर और फ्रंट, या स्टार्ट और एंड। करेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं, जब भी क्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या यूज होगा? फ्रंट और रियर का यूज होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रंट और रियर। फ्रंट का मतलब लाइन के आगे और रियर का मतलब बैक वाला पोर्शन। तो जो जुड़ते हैं वो कहां से जुड़ते हैं? इंसर्ट कहां से होते हैं? रियर से। और एग्जिट कहां से होगा? फ्रंट से। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक डेटा संरचना का प्राथमिक कार्य क्या है? स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इसका मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे ऊपर रखा गया है उसको सबसे पहले निकाल लेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो नहीं सकता, ऑप्शन 3 हो नहीं सकता, क्योंकि लिफो और फिफो दोनों दिए हुए हैं। जबकि स्टैक किस पर काम करता है? लिफो पे। और क्यू किस पे काम करती है? फिफो पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो करेक्ट आंसर बनेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या ये बात समझ में आई? जानते हैं आप लोग? नेक्स्ट, कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। कह रहा है यहां पर एक इनफिक्स नोटेशन दी गई है और इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करके बताइए कि इनमें से क्या आंसर होगा। अब सबसे पहले यहां पर आप क्या देखते हैं? प्लस और मल्टीप्लाई। पहले प्लस को सॉल्व करें या पहले मल्टीप्लाई को? तो आप जानते हैं कि जो हायरार्की होती है उसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? मल्टीप्लाई की। फिर उसके बाद किसकी होती है? प्लस की। क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार होता है कि पहले आपके ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर पावर वाला, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनकी सेम होती है प्रेसिडेंस, और फिर प्लस और माइनस, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। बाकी इनकी एसोसिएटिविटी भी होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना, डिपेंड करता है। अगर दोनों यूज किए जा रहे हैं तब हम इनकी एसोसिएटिविटी देखेंगे। अगर पहले मल्टीप्लाई को करना है और इस पर पोस्ट फिक्स लगाना है, पोस्ट फिक्स का मतलब कि ऑपरेटर बाद में आए, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीसी मल्टीप्लाई। ए को अलग कर देंगे, बीसी मल्टीप्लाई को अलग कर देंगे, फिर बाद में प्लस पर काम करेंगे। कुछ इस प्रकार से आइए देखते हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी गिवन है। हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई वाले को। तो हमने मल्टीप्लाई वाले को ब्रैकेट में बंद कर लिया और यहां पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में मल्टीप्लाई का, उसको पोस्ट फिक्स कर दिया, यानी इसको बाद में ले गए। तो क्या लिख दिया हमने? ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई। बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ा। एक हो गया ए, दूसरी तरफ हो गया बी सी मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? प्लस। इसको भी बाद में ले जाएंगे पोस्ट फिक्स में। तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, है ना, ये आ गया ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, ये बन गया पोस्ट फिक्स।
यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड विल क्रिएट अ 2D एरे ऑफ 6 रो एंड 4 कॉलम। कोड के निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति 6 और कॉलम 4 की 2D सरणी बनाएगी। हम जानते हैं कि जब भी 2D की बात करते हैं तो रोज और कॉलम्स की बात करते हैं, और रोज एंड कॉलम्स में जो हम डिफाइन करेंगे एरे को वो कैसे करेंगे, इंट एरे, बड़ा ब्रैकेट 6, फिर बड़ा ब्रैकेट 4, फिर सेमीकोलन, यानी सेकंड इज द राइट वन, क्योंकि पहले वाला हमेशा रो होगा और दूसरे वाला हमेशा कॉलम। तो रोज कितनी है 6 और कॉलम कितनी है 4, तो करेक्ट आंसर होगा 6 4। इंट, क्योंकि ये क्या है इंटीजर फॉर्मेट में ही डिफाइन करेंगे, तो इंट एरे 6 4 सेमीकोलन, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स को संग्रहित करने के लिए हमें कितने आयामी सरणी की आवश्यकता है, बताइए। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, यानी 2 डायमेंशन तो होने ही चाहिए। एक डायमेंशन रो का होना जरूरी है और दूसरा डायमेंशन कॉलम का होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर होगा 2 डायमेंशनल एरे इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स। कुछ ऐसे ही होगा, मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स, 2D एरे, जहां पहले वाला क्या होता है रोज और दूसरा वाला क्या मैट्रिक्स होगा कॉलम, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 2 बाइट if base address of an array of float is 300 then the address of 5th cell is, आएगा ही आएगा, कंफर्म क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लोट वेरिएबल के आकार को 2 बाइट्स मानते हुए यदि फ्लोट की एक सरणी का आधार पता 300 है तो 5वें सेल का पता क्या होगा, यानी जो पहला सेल है वो 300 है और बढ़ना कितने डिफरेंस पर है, 2 के डिफरेंस पर, कहां तक, 5वें सेल तक। अगर पहला सेल हमारा 300 है और हमें किस में बढ़ना है, 2 के लेवल पर, तो दूसरा सेल क्या हो जाएगा 302, तीसरा क्या हो जाएगा 304, 2 के डिफरेंस में, चौथा सेल क्या हो जाएगा 306 और 5वां सेल क्या हो जाएगा 308। क्या ये बात समझ में आई? अगर शुरुआत 300 से करेंगे और 300 वाला पहला सेल है तो दूसरा सेल क्या होगा 302, तीसरा सेल क्या होगा 304, चौथा सेल क्या हो गया 306 और 5वां सेल क्या हो गया 308। तो फ्लोट दिया हुआ है 2 बाइट, बेस एड्रेस दिया हुआ है 300 और एड्रेस ऑफ द 5th सेल पूछा है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, या ट्रू और फॉल्स। एक आदिम डेटा संरचना है जिसका उपयोग केवल 2 मानों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, यानी सही या गलत। किसका यूज करेंगे, इंटीजर का, फ्लोट का, बुलियन का या कैरेक्टर का। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, 2 वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब बुलियन है। बुलियन का मतलब क्या होता है, यस या नो, ट्रू और फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बूल, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, अ डैश डेटा टाइप हैज 15 डेसिमल डिजिट ऑफ प्रिसीजन। एक डैश डेटा प्रकार में परिशुद्धता के 15 दशमलव अंक होते हैं। डेसिमल डिजिट, प्रिसीजन का मतलब डॉट में, डॉट के आगे 15 डेसिमल डिजिट। डॉट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लेकिन फ्लोट तो 15 से पहले पहले काम करता है और 15 के बाद में, यानी 15 से लेकर 15 के बाद में कौन काम करता है, फ्लोट का बड़ा भाई, और फ्लोट का बड़ा भाई इज कॉल्ड डबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज डबल इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। बताइए, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस का यूज करते हैं उनके बीच का जो इंटरफेस है उसे क्या बोलेंगे, फर्मवेयर बोलेंगे। और ऐसे फर्मवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है,
ड्राइवर की, डिवाइस ड्राइवर की। और क्या ड्राइवर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है? जी हां, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो काम करता है इंटरफेस के रूप में, उसे क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर, है ना। जैसे वाईफाई ड्राइवर्स, वेबकैम ड्राइवर्स, प्रिंटर के ड्राइवर्स, है ना। इन्हीं की मदद से तो हम प्रिंटर्स को चलाते हैं, वाईफाई को चलाते हैं। तो ड्राइवर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के स्थान पर प्रतिस्पादित किया गया और रोम में संग्रहित किया गया, ऐसे क्या कहेंगे? यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, और जो रोम का मतलब जिसे बदलना पॉसिबल नहीं, जिसे चेंज कर पाना इतना आसान नहीं, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम, वो इंस्ट्रक्शंस जो रोम में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम रिप्रेजेंट। एल्गोरिथम की जटिलता क्या दर्शाती है? कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी टफनेस, उसकी ऑब्सक्योरिटी, उसकी करेक्टनेस, निष्पादन कठोरता, अस्पष्टता या शुद्धता। एल्गोरिथम जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी। तो आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम रिप्रेजेंट इट्स परफॉर्मेंस, इट्स निष्पादन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश शेप्ड फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लूप। लूप को दर्शाने के लिए किस आकार के फ्लोचार्ट प्रतीक का उपयोग करते हैं? अगर हमें कोई चीज लूप में दिखानी है तो उसके लिए हम किस फ्लोचार्ट सिंबल का यूज करेंगे? हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्किल? करेक्ट आंसर इज हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, टोटल कितने आर्म्स होते हैं, कितनी लाइंस होती हैं? 6। और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं फ्लो चार्ट में? एक लूप को। ये क्वेश्चन उल्टा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्सागन जो शेप है वो फ्लो चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। विस्तृत फ्लो चार्ट किसे बोलते हैं? स्टैक, मैक्रो, माइक्रो या यूनियन? हम जानते हैं अगर किसी फ्लो चार्ट को बहुत डिटेल में बताया जाता है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो फ्लो चार्ट। जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता था छोटा सा है, हाँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है, वैसे ही डिटेल्ड फ्लो चार्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रो फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, डैश डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड बायरन रोट द फर्स्ट एल्गोरिथम। डैश कवि लॉर्ड बायरन की बेटी ने पहला एल्गोरिथम लिखा। यानी हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम? सबसे पहली एल्गोरिथम किसने लिखी, या सबसे पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया, या सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया? द आंसर इज एडा लवलेस। ब्यूटी विद ब्रेन, है ना। एडा लवलेस ये किसकी बेटी थी? पोएट लॉर्ड बायरन की। और इन्होंने ही पहला सॉफ्टवेयर, पहले एल्गोरिथम, पहला प्रोग्राम डेवलप किया, एडा लवलेस। नेक्स्ट, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 3 इज। डेसिमल नंबर का ग्रे कोड आएगा ही आएगा, कंफर्म है एग्जाम में। कैसे करेंगे? 0.3 का ग्रे कोड बताइए। हम जानते हैं ग्रे कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट का। तो सबसे पहले इस डेसिमल 3 को 4 बिट के बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। कर पाएंगे? 4 बिट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? 1 2 4 8, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 4 8। ये कैसे आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 2 4 8। अब इसमें किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? तो हम जानते हैं 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 2 और 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 0। 2 और 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 1 1। और बाकियों के नीचे क्या आ जाएगा? 0 0। तो इसको बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 0 0 1 1। कैसे किया? 1 2 4 8, 4 बिट में किसको जोड़ें कि 3 आ जाए?
2 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा 3, यानी 2 और 1 के नीचे क्या लिख देंगे 1 1 और बाकियों के नीचे 0 0, तो क्या आ गया 0 0 1 1। अब क्या करेंगे, अब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे। ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर है यानी 0, उसको एज इट इज उतार दिया नीचे, और बाकी जो नंबर हैं 0 से लेकर आगे वाले नंबर्स उनको अगले वाली पोजीशन के नीचे लिख दिया। जैसे 0 0 1 है ना, शुरुआत वाले नंबर्स क्या हैं, अगर आखिरी वाला नंबर छुपा दें तो नंबर क्या है 0 0 1। अगर पहला 0 कॉपी पेस्ट कर दें और बाकियों वालों के नीचे 0 0 1 लिख दें और प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा। कैसे, ऐसे 0 की जगह पर क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे वाले नंबर्स, यानी अगर शुरुआत से हम नंबर देखें तो क्या है 0 0 1, तो इस 0 के नीचे आगे क्या लगा देंगे 0 0 1 लगा देंगे। और अब क्या करेंगे, ये जो नंबर आया ऊपर वाला नंबर, इनको प्लस कर देंगे आपस में, लेकिन पावर को इग्नोर करेंगे, कैरी को इग्नोर करेंगे। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 कैरी 1, लेकिन कैरी 1 इग्नोर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 0, 1 और 0 1, 0 और 0 0, 0 और 0 प्लस करने पर 0, तो करेक्ट आंसर मिल गया 0 0 1 0, यानी यहां ढूंढने पर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, समझाने में भले ही इतनी देर लगी लेकिन इसको करने में समय कितना लगता है 1 सेकंड का। सबसे पहला काम 4 बिट में 1248 के फॉर्मेट में किसको जोड़ें कि 3 आ जाए, 2 और 1 को जोड़ने पर 3, बाकी जगह पर 0 0 0 0 1 1। लेफ्ट हैंड साइड में पहली प्लेस पर क्या आ जाएगा वही 0 की जगह पर 0, और बाकी जो नंबर है उसमें लेफ्ट साइड से एक छुपा दीजिए, क्या है 0 0 1, तो अगले वाले के नीचे क्या लिख दीजिए 0 0 1। अब प्लस कर दीजिए, कैरी रिमूव कर दीजिए, आंसर आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करो, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज, बताइए। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डेसिमल 18 है। इस डेसिमल 18 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है 4 डिजिट में। कैसे 1 2 4 8। यस, क्या 1 2 4 8 करने पर हमें ये मिल रहा है, नहीं, तो हम एक बिट और जोड़ लेंगे, दैट इज 16। तो 1 2 4 8 16, क्योंकि 4 बिट में तो ये मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब 4 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो एक बिट आपने और जोड़ ली, दैट इज 16। अब किसको जोड़ें कि 18 आ जाए, तो 16 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा 18, तो क्या करेंगे 16 और 2 के नीचे क्या लिख देंगे 1 1 और बाकी जगह पर क्या लिख देंगे 0 0, तो क्या आ गया 1 0 0 1 0। समझ में आया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये 1 तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे, राइट हैंड साइड में 0 को छुपा देंगे, जो भी नंबर होगा 0 है 0 छुपा दिया, क्या बचा 1 0 0 1। अब 1 के बाद में हम क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और प्लस कर देंगे, ये 1 तो एज इट इज आ गया, और इसके बाद हमने राइट हैंड साइड वाले नंबर को छुपा के क्या मिला 1 0 0 1, क्या लिख दिया 1 0 0 1। अब आप एरो भी देख सकते हैं, ठीक। अब प्लस कर दीजिए, तो 0 में 1 प्लस करेंगे 1 मिलेगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 मिलेगा, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा 1, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा 1, कैरी 1, कैरी को इग्नोर, तो हमें क्या मिल गया 1 1 0 1 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया। अगर 4 बिट में पॉसिबल होगा तो 4 बिट में देंगे, लेकिन अगर 4 बिट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो उतनी बिट्स ले लेंगे, है ना, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंड थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निःशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या सीमा क्या है, 500 है। यानी फ्री में एक दिन में कितने मेल्स भेजे जा सकते हैं 500, लेकिन अगर पेड वाले ईमेल का यूज करें तो 2000। अगर पेड वाले ईमेल्स का यूज करते हैं, खरीद के मेल भेजते हैं तो 2000 मेल भेजे जा सकते हैं।
फ्री में भेजना है तो 500 भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? हम जानते हैं एमएस वर्ड के केस में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है नए वाले वर्जन में वो कैलिब्री है और 11 पॉइंट के साथ में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैलिब्री। जबकि पुराने वाले वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन है 12 पॉइंट के साथ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन सीलिंग 40,3? एमएस एक्सेल फंक्शन आउटपुट क्या है जबकि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है? सीलिंग 40,3। अब 3 की टेबल पढ़नी है 40 से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तो 3 के टेबल में 40 तो आएगा नहीं, यानी सीलिंग का मतलब क्या होता है? बड़ी वाली वैल्यू। तो 3 की टेबल पढ़ेंगे और 40 से ज्यादा वाली वैल्यू में आंसर कर देंगे। तो 3 के टेबल जब पढ़ना शुरू किया तो आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 मिला और 3 मल्टीप्लाई बाय 14 42 मिला। 39 तो 40 से कम है, आएगा नहीं। 42 ज्यादा है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 42। लेकिन अगर सीलिंग के जगह पर फ्लोर दिया होता तो फ्लोर के केस में कम वाली वैल्यू आती है तो आंसर हो जाता 39। क्योंकि यहां सीलिंग दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आ चुका है। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट में थीम्स को किसके अंतर्गत रखा जाता है? जो थीम्स वाला टैब है वो किसके अंदर मिलता है? किस टैब के अंदर मिलता है? ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इफ यू नो देन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंप्यूटर में वीक लग रहे हैं, लग रहा है कंप्यूटर में मार्क्स कम हो सकते हैं, कंप्यूटर आसान सब्जेक्ट है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है, मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, बस शर्त एक ही है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना होगा। और अगर आप बाइलिंगुअल मोड यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को भी, जहां 111 वीडियो से 120 प्लस घंटे 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से आप अपने एप्लीकेशन पर इस कोर्स को रन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी या व्हाट्सएप करके इस नंबर पर भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बढ़िया तरीके से डिस्कशन के लिए, है ना, और इसके आगे अगेन कुछ बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।